Hello everyone, welcome to Numerical Funda, your easiest way to learn numericals. As you all know, हम आजकल AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं MBA कोर्स के लिए। सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस में बना रही हूँ। सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं मार्केटिंग, जिसमें जो पेपर है वो है सर्विस एंड रिटेल मार्केटिंग। सब्जेक्ट कोड है BMB MK04। यूनिट 2 हम कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो गए और यूनिट 2 का पार्ट 1 भी मैंने पहले अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। ये सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसको मैंने कैसे कैटेगराइज किया है वो मैंने पार्ट 1 में आपको क्लियर कर दिया था। तो 2 पॉइंट्स हम पार्ट 1 में क्लियर कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विसेज एंड सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स। इस पार्ट में हम कवर करेंगे न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं कर रहे हैं बेटा, शॉर्ट में रिवीजन वीडियोस कर रहे हैं, जिससे कि आपको पॉइंट्स मिल जाए और आप एग्जाम में बहुत आसानी से उसको लिख सको। So let's start with the first topic, new service development process. इसमें हम कवर करेंगे न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस की मीनिंग, reasons why new services needs to be developed, categories of new services, sources of new service ideas, service development stage, development models, basic service, expected service, augmented service, potential service। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंडर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस की। In today's competitive business environment, organization must continuously develop new services to meet changing customer needs, technological advancement, and increasing competition। आपको पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डायनामिक होता है और वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो पहली चीज, द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग, और दूसरा ये जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, बिकॉज हर दिन मार्केट में नए प्लेयर्स आ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो एवरीवन इज ट्राइंग टू कोप विद दैट पर्टिकुलर चेंजेस। कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कॉन्टिन्यूसली डेवलप। बिजनेस हाउसेस को क्योंकि चेंज होता रह रहा है, कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है, तो हमेशा नई सर्विसेज को डेवलप करते रहना चाहिए, सो दैट दे कैन मीट कस्टमर नीड्स जो चेंज होती रह रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, हर टाइम नए नए हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो बदलती कस्टमर की नीड्स को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को और इंक्रीजिंग कंपटीशन को अगर आपको मीट आउट करना है तो आपको नई सर्विसेज को डेवलप करते रहना होगा। न्यू सर्विस डेवलपमेंट हेल्प फर्म्स identify market opportunities, satisfy customer expectation and achieve long term growth। नई सर्विस डेवलपमेंट आपको किस चीज में हेल्प कर रही है? आइडेंटिफाई करने में कि क्या मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट चेंज हो रही है तो कुछ नया आया है क्या। सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करते रहिए, क्योंकि चेंज हो रही है एक्सपेक्टेशन लगातार। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू first measure the expectation and then satisfy them and achieve long term growth। if you are able to satisfy the customers, तो आपको long term growth मिलेगी ही मिलेगी। फिलिप कोटलर के व्यू से देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। एवरी कंपनी मस्ट डेवलप न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेप्स द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। हालांकि उन्होंने ये बात प्रोडक्ट के लिए कही थी, पर इट इज ऑल्सो अप्लाई टू सर्विसेज, बिकॉज अगर आप नए प्रोडक्ट को डेवलप करते रहेंगे तो वही प्रोडक्ट जो है आपकी कंपनी का फ्यूचर शेप करेंगे। जितने चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। दिस आइडिया, मैंने अभी बात की कि ये आइडिया जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है सर्विसेज के लिए भी, बिकॉज नई सर्विसेज को डेवलप करने से बिजनेस जो होता है वो कॉम्पिटिटिव रहता है मार्केट में और बेटर वैल्यू क्रिएट करता है फॉर कस्टमर्स। बिकॉज जितना चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग आप नई नई सर्विसेज लेके आ रही हैं, तो इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ बेटर वैल्यू फॉर कस्टमर्स। जो उनको चाहिए वो उनको मिलेगा। A structured approach to new service development increases the chances of success by improving service design, delivery, marketing and customer satisfaction।
अब क्योंकि हम न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, पहली चीज़। और नए सर्विस डेवलपमेंट से क्या इंक्रीज होता है, आपकी सक्सेस के चांस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बाय कैसे? इम्प्रूविंग सर्विस डिजाइन, अच्छा सर्विस डिजाइन आप दे रहे हैं, डिलीवरी पे आप ध्यान दे रहे हैं, मार्केटिंग पे आप ध्यान दे रहे हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को तो आपने फोकस पॉइंट बनाया ही है। तो ये क्या करेगा, ये आपके सक्सेस के चांस को इंक्रीज कर रहा है। Therefore, service organizations need proper technology, skilled employees and effective planning for successful new service development. इसीलिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए और इफेक्टिव प्लानिंग चाहिए, सो दैट वो सक्सेसफुली नई सर्विस को डेवलप कर पाए। तो अब आप ऐसे समझ पा रहे होंगे कि न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या चीज़ है। ये कह रहा है कि हमें लगातार जो है मार्केट को देखते हुए, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखते हुए नई सर्विसेज को डेवलप करते रहना चाहिए, सो दैट जो कस्टमर की चेंज होती हुई नीड्स या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम मीट आउट कर पाए। अब बात करते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको नई सर्विसेज देनी पड़ रही हैं मार्केट में। So in today's competitive environment, continuous innovation and new service development are essential for the growth and survival of service organizations. ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, लगातार चेंज हो रहा है। तो चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के लिए अगर आप जो है इनोवेशन करते रहेंगे, नई सर्विसेज लाते रहेंगे, तो वो आपके लिए इसेंशियल है। वो बिकॉज उसके बिना आपका काम नहीं चलना, सर्वाइवल नहीं है आपकी कंपनी का अगर आप लगातार जो है नई सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हम नई सर्विसेज को लेके आते हैं। कुछ हेडिंग्स में हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टू बिल्ड एन इनोवेटिव इमेज इन द मार्केट एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। अगर नई चीज आप ला रहे हैं तो आपकी बिजनेस फर्म को कैसे देखा जाएगा कि वो एक इनोवेटिव इमेज मार्केट में क्रिएट हो रही है आपकी, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो रही बन जा रही है, बिकॉज सबको पता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी से जो है नई नई सर्विसेज मार्केट में आती रहती है। उसके बाद टू डेवलप न्यू मार्केट एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर सेगमेंट्स। नई सर्विसेज के साथ आप नए सेगमेंट्स को भी कैटर कर सकते हैं, नए लोगों को नई सर्विसेज दे सकते हैं। टू एक्सपेंड बिजनेस ऑपरेशंस बाय ऑफरिंग न्यू एंड मॉडिफाइड सर्विसेज इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर आप नए सेगमेंट को कैटर नहीं कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो कोई नई सर्विस या फिर जो सर्विस आपकी चल रही है उसको मॉडिफाई करके एग्जिस्टिंग मार्केट में डालिए, तो उससे क्या होगा, आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर पाएंगे। टू फेस कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट मार्केट पोजीशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। इसकी बात तो हम बार बार कर रहे हैं कि जो मार्केट है दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो एक तो आपको आपने जो प्लेस अपना बना रखा है मार्केट में उसको मेंटेन करने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए, इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको नई सर्विसेज को डेवलप करते रहना पड़ेगा। बिकॉज आप नहीं करेंगे तो समवन एल्स विल डू, आपका कॉम्पिटिटर करेगा और उस समय आप पीछे रह जाएंगे। To learn from successful organizations and adopt effective service ideas. कई बार होता है बिकॉज अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर्विस इंडस्ट्री उनसे सीखिए और उनकी जो इफेक्टिव सर्विस आइडियाज हैं उनको अडॉप्ट करिए। अब आप उनको नए तरीके से भी मार्केट में ला सकते हैं। जैसे इसका तो एग्जाम्पल अभी सबसे जो ज़्यादा चल रहा है दैट इज ओला, उबर एंड रैपिडो। तीनों सेम काम करते हैं, बट उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने अपने एरिया में आइडिया सेम है, इफेक्टिव सर्विस आइडिया है कि आप जो गाड़ी नहीं चला पाते उनको आप कैब सर्विसेज दीजिए, बाइक सर्विसेज दीजिए, ऑटो सर्विसेज दीजिए। बट उन्होंने क्या किया, अपने अपने तरीके से उस आइडिया को अडॉप्ट किया। टू यूज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फॉर बेटर एंड फास्टर सर्विस डिलीवरी। आप मैनुअली काम करेंगे तो लेट होगा ऑब्वियसली, तो आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी यूज करिए फॉर बेटर एंड फास्टर सर्विस डिलीवरी। टू रीपोजिशन सर्विसेज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। सेम सर्विसेज को आप
सेम ईयर्स के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. एज पर द चेंजिंग मार्केट यू हैव टू रीपोजिशन सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. To improve customer satisfaction by offering better and updated services. अच्छी सर्विस देंगे, अपडेटेड सर्विस देंगे, ऑब्वियसली इट विल इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो इसका मतलब हो गया कि जो न्यू सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं वो दो तरीके से की जा सकती हैं. प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज मतलब प्लान्ड इनोवेशन. प्रोएक्टिव मतलब जो पहले कर लिया जाए, मार्केट में चेंज होने से पहले आपने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड करने शुरू कर दी. और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, जैसा कंपटीशन हो मार्केट में उसके रिस्पॉन्ड में आपने वो स्ट्रेटेजी बनाई. तो प्रोएक्टिव भी आप काम कर सकते हैं और रिएक्टिव भी आप काम कर सकते हैं, और दोनों ही आपको कंपटीशन में रहने में और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेगा. तो इन शॉर्ट बहुत सिंपल है कि नई सर्विसेज को आप मार्केट में लाते रहेंगे तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे. Let's discuss about the categories of new services. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करती है इनोवेशंस को, नए इनोवेशंस को इन डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. और जब आप डिफरेंट वेज से मार्केट में नए इनोवेशन को ला रहे हैं तो उसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो पहला है स्टाइल चेंजेस. स्टाइल चेंज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनोवेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज कर रहे हैं, अपीयरेंस में या प्रेजेंटेशन में, बिना सर्विस प्रोसेस या उसकी परफॉर्मेंस को चेंज किए. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, चेंजिंग लोगो. हमने सिर्फ लोगो चेंज किया तो उससे सर्विस देने के प्रोसेस में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा. वेबसाइट डिजाइन हमने दूसरे तरीके से करवा ली, इंटीरियर डेकोरेशन हमने चेंज कर लिया, कलर स्कीम हमने चेंज कर ली, अभी तक रेड यूज करते थे अब ब्लैक यूज करने लगे. तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन चेंज होगा, कोई किसी भी तरीके का सर्विस प्रोसेस या परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रहा है. सेकंड है सर्विस इंप्रूवमेंट्स. यहाँ पे स्मॉल इंप्रूवमेंट करते हैं हम एग्जिस्टिंग सर्विस में सो दैट हम इंक्रीज कर सके क्वालिटी, इफिशियंसी और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को. मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके अगर हम इन तीन चीजों में चेंज ला सकते हैं तो उसको कहा जाता है सर्विस इंप्रूवमेंट. तो ये मे बी कोर सर्विसेज में आप चेंज कर सकते हैं और या फिर सपोर्टिंग सर्विसेज में भी आप चेंज कर सकते हैं. जैसे फॉर सपोज रेस्टोरेंट का बिजनेस है, क्वालिटी मतलब हमने फूड की क्वालिटी बढ़ा दी, तो ये क्या है, हमने कोर सर्विस में चेंज किया. तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली बेटर टेस्ट होगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा. या सपोर्टिंग सर्विसेज में हम और अच्छा स्टाफ ले आए जो बहुत अच्छे तरीके से हर तरीके के कस्टमर को डील कर पा रहा है, बहुत अच्छे से वो कस्टमर को ग्रीट कर रहा है. तो उससे क्या होगा, उससे भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, बिकॉज बहुत फैमिलियर तरीके से जब लोग बात करते हैं तो हमको लगता है, हमको एक एफिलिएशन फील होता है एक पर्टिकुलर प्लेस से. तो ये क्या है, कि सर्विस इंप्रूवमेंट है. कोर सर्विस या सपोर्टिंग सर्विसेज में किसी तरीके का भी चेंज आप करिए, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, क्वालिटी, एफिशिएंसी या कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए. देन सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशन. इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐड कर रहे हैं कोई भी नया सपोर्टिंग या एडिशनल फीचर एग्जिस्टिंग कोर सर्विस में, जिससे कि एक बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट हो पाए. इट मीन्स हम एक सर्विस को प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कोर सर्विस, उसके साथ हमने कुछ एडिशनल एड ऑन कर दिया. जैसे एग्जांपल, फ्री वाईफाई. हम होटल इंडस्ट्री में है, हमने होटल तो दिया ही दिया, साथ में फ्री वाईफाई दे दिया, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दे दी, या एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज दे दी. तो इससे क्या होगा, रूम तो उनको मिल ही रहा है रहने के लिए, अगर ये एडिशनल सर्विसेज भी उनको मिल रही हैं तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. फिर हम बात करते हैं सर्विस लाइन एक्सटेंशंस की. अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम एक नई सर्विस लाइन को ऐड कर रहे हैं टू द एक्सिस्टिंग सर्विस लाइन. किस लिए किया जा रहा है ऐसा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सर्विस तो दे ही रहे हैं, फिर नई लाइन क्यों ला रहे हैं, बिकॉज जो कस्टमर की नीड्स हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं. तो अगर कोई नई नीड आई है तो उसके लिए हम एक नई सर्विस लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, एक यूनिवर्सिटी ने अगर इंट्रोड्यूस किया है नया कोर्स
या एक एयरलाइन ने नया रूट लॉन्च किया है, तो क्या होगा? हमें कोर्स को कैटर करने के लिए भी नई सर्विसेज चाहिए और नई एयरलाइंस को चलाने के लिए भी नई सर्विसेज चाहिए। तो काम हम वही कर रहे हैं, बस कुछ चेंज हुए हैं जिसकी वजह से हमको जो है एक नई सर्विस लाइन ऐड करनी पड़ेगी। देन मेजर प्रोसेस इनोवेशंस। अब यहाँ पे हम नई टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव्ड प्रोसेस का यूज करके जो एग्जिस्टिंग सर्विस की डिलीवरी है उसको बेटर और मोर एफिशिएंट बना रहे हैं। क्योंकि प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस मींस हाउ वी डिलीवर द सर्विस। तो प्रोसेस में अगर आप चेंज करेंगे तो वो होगा आपका मेजर प्रोसेस इनोवेशन। देन मेजर सर्विस इनोवेशंस, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंप्लीटली एक नई कोर सर्विस आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए जहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर मार्केट में वो सर्विस अवेलेबल है ही नहीं। तो इससे क्या होगा? दीज इनोवेशन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी एंड कस्टमर वैल्यू। यहाँ पे कोर सर्विस में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम एक नई कोर सर्विस दे रहे हैं उन मार्केट्स में जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है पहले से। तो दैट इज अ मेजर सर्विस इनोवेशन, नई सर्विस डाल दी हमने मार्केट में। देन स्टार्टअप बिजनेसेस, अब ये तो आजकल का काम ही है, स्टार्टअप पे तो कितनी बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा उससे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नई सर्विस इन द मार्केट जहाँ पे सिमिलर सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बट एक नए बिजनेस मॉडल और बेटर सर्विस डिलीवरी के साथ। जैसे एग्जांपल लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग, हर एक बैंक इस समय ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा आपको दे रहा है। तो आप किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग ज्यादा प्रेफर करते हो? तो आप तुरंत सोच लो कि क्यों करते हो, है ना? अगर हम कोई एक पर्टिकुलर बैंक को चूज कर रहे हैं तो कोई रीजन है। तो वो रीजन क्या है? क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंक ने बेटर बिजनेस मॉडल पे काम किया या एक बेहतर सर्विस डिलीवरी वो दे रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज, जोमेटो काम कर रहा है, स्विगी काम कर रहा है, ब्लिंकिट काम कर रहा है, आप कौन सा यूज कर रहे हो? क्योंकि हर किसी ने अपना कुछ एक नया सर्विस उसमें एड ऑन की है, तो आपके लिए कौन सा बेहतर है, आप क्यों उसको चूज कर रहे हो? जब आप ये रीजन ढूंढ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक नया स्टार्टअप बिजनेस कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमको नई सर्विस मार्केट में लेके आनी है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ न्यू सर्विस आइडियाज? वो आइडियाज आएंगे कहाँ से, कैसे हम नई सर्विसेज लाएंगे? तो इन सोर्सेस को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं हम। पहले सोर्स है एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में आते हैं आपके कस्टमर्स, कस्टमर ट्रेड कस्टमर हो सकते हैं, इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, कस्टमर फीडबैक आ सकता है, कंप्लेन आ रही हैं, सजेशंस आ रहे हैं। तो इन सब से आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया निकल के आएगा, बिकॉज इन्हीं से आप एक नया आइडिया जनरेट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। इमिटेशन, इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट। इमिटेशन तो हो गया कॉपी करना, कोई कुछ काम कर रहा है हमने उसको कॉपी कर लिया, सेम सर्विस हम मार्केट में ले आए। इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब होता है फ्लॉज पे काम करना। अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस जहाँ पे लैक हो रही है, जहाँ पे उसकी कोई गलती हो रही है, उसको हम सही करके मार्केट में दे दें। एनहांसमेंट मतलब कोई चीज जो अच्छी है उसको और बेहतर बना के देना। तो ये तीनों तरीके से आप कॉम्पिटिटर्स को सोर्स बना सकते हो अपने सर्विस आइडिया का। स्पेशलिस्ट, इसके लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हैं जो आपको ये नए सर्विस आइडियाज देंगे। कंसल्टेंट्स हैं और मार्केट रिसर्च एजेंसी, ये लगातार आपको बताती रहेंगी कि मार्केट में क्या नया चल रहा है। अदर्स, और कौन कौन से लोग आपको बता सकते हैं? सप्लायर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब हो गया कि कंपनी के बाहर से किसी भी पार्टी से अगर आपको बिजनेस आइडिया या सर्विस आइडिया मिल रहा है तो इट विल बी कैटेगराइज एज अ एक्सटर्नल सोर्सेज। Then internal sources. Internal sources means now within the organization. तो फर्स्ट वन इज रिसर्च डेवलपमेंट। हर बिजनेस के पास होता है R&D डिपार्टमेंट। तो ऑनगोइंग रिसर्च और बेसिक रिसर्च, वो लगातार काम करते रहते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो एक सोर्स हो सकता है। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। आप यहाँ से भी, बिकॉज कुछ भी नया बन रहा है, आप परचेज कर रहे हैं, आप नया बना रहे हैं, तो उससे आपको एक नया आइडिया आ सकता है। मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च,
सेल्स पर्सनल, कस्टमर सर्विसेज। तो ये सारे जो मार्केटिंग के जो टूल्स हैं आपके पास, वहां से आपको नया बिजनेस आइडिया आ सकता है, जैसे मार्केट स्टडीज हो रही हैं, एनालिसिस ऑफ पीआर, प्रीवियस रिसर्च, प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो मार्केटिंग में जितना भी काम हो रहा है वहां से भी आपके पास आइडिया आ सकता है। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो आपका बैठा हुआ है, या सीनियर लेवल मैनेजमेंट जो बैठा हुआ है, जिन्होंने इतने से सालों से मार्केट को चेंज होते हुए देखा है, दे विल ऑल्सो लाइक एड ऑन समथिंग न्यू। फिर बाकी और कौन दे सकते हैं सजेशन? आपके एम्प्लॉय सजेशन दे सकते हैं, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। एनीथिंग which gives you idea within an organization will be categorized as internal sources। तो दो सोर्सेज हो गए। अब हम बात करते हैं न्यू सर्विस डेवलपमेंट स्टेजेस की। किस तरीके से एक न्यू सर्विस डेवलप की जाती है? तो पहला स्टेप इज आइडिया जनरेशन। नया आइडिया लाइए, सोचिए, देखिए इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि क्या नया हम कर सकते हैं। देन स्क्रीनिंग, बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके पास 50-100 आइडिया है। तो नाउ यू हैव टू स्क्रीन दोस आइडियाज कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा। और फिर जैसे फॉर सपोज बहुत सारे आइडिया हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ में कुछ फ्लॉज हैं, तो आप क्या करोगे? उसको काटते छाटते जाओगे और उन आइडियाज को चूज करोगे जो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब आपने छाट लिए कुछ आइडियाज, तो अब आप देखिए कि किस तरीके से उस पर काम किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, क्या सर्विस हम ला सकते हैं, और उसको टेस्ट कीजिए। बिजनेस एनालिसिस, सर्विस आइडिया आ गया, कॉन्सेप्ट बन गया। अब नाउ यू हैव टू एनालाइज कि एक्चुअली वो काम करेगा, क्या वो प्रॉफिटेबल आइडिया है, अगर करेगा तो हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो पूरी बिजनेस एनालिसिस आपको उसमें करनी पड़ेगी। इफ इट इज अ पॉजिटिव एनालिसिस, आपको लगता है कि सर्विस के साथ जाया जा सकता है, इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? सर्विस डेवलपमेंट करेंगे। हम सर्विस को डेवलप करेंगे सो दैट हम उस पर्टिकुलर सर्विस पे आगे काम कर सकें। देन टेस्ट मार्केटिंग। आप कुछ एरियाज में, जैसे हम कहते हैं ना पायलट टेस्टिंग, आप कुछ एरियाज में उस पर्टिकुलर सर्विस को जो है टेस्ट करके देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो मार्केट में ले जाने लायक सर्विस है। अगर उसका आंसर आता है यस, तो तब हम करेंगे कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट। अब हम मार्केट में जा रहे हैं, हम उन पर्टिकुलर सर्विसेज को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, हम मार्केट में उनको ले जाएंगे। देन जब आप मार्केट में चले गए, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, नाउ यू हैव टू इवेल्युएट कि किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपने शुरू किया था, क्या वो काम आप कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इवेल्युएट करते रहना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने सोचा था वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द स्टेजेस जब हम न्यू सर्विस को डेवलप कर रहे होते हैं। तो आप किसी भी तरीके का एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसमें लेके इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेजेस को समझा सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज है मार्केट में, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपके फेवरेट सर्विस है, और उसके हिसाब से आप ये सारी स्टेजेस को समझा सकते हैं। बात करते हैं सर्विस डेवलपमेंट मॉडल्स की। मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू सर्विस डेवलपमेंट साइकिल की। न्यू सर्विस डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है? न्यू सर्विस डेवलपमेंट साइकिल में हमारे पास 4 मेन स्टेजेस होती हैं: डिजाइन, एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड लॉन्च। जो पहले की 2 स्टेजेस हैं वो फोकस कर रही हैं प्लानिंग में, और जो बाद की 2 स्टेजेस हैं वो फोकस कर रही हैं एग्जीक्यूशन में, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये जो प्रोसेस है वो सपोर्ट उसको किससे मिलता है? लोगों से, टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्ट से एंड सिस्टम से। ये आप डायग्राम में देख लीजिए, डिजाइन एंड एनालाइज, ये प्लानिंग स्टेज का पार्ट है कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस जब डिजाइन करते हैं और फिर आप एनालाइज करते हैं कि वो मार्केट में भेजी जा सकती है या नहीं भेजी जा सकती है। इफ यू थिंक कि वो मार्केट में काम करेगी, तो आप नई सर्विस को डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको फुल्ली लॉन्च कर देते हैं। तो डेवलप करना और फुल्ली लॉन्च करना किसका पार्ट है? एग्जीक्यूशन का।
और ये सब कुछ आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे, देने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी आपके पास, और सिस्टम से आप काम नहीं करेंगे। तो ये न्यू सर्विस डेवलपमेंट साइकिल है कि इसी तरीके से आप नए सर्विस को डेवलप करेंगे। सेकेंड मॉडल पे हम बात करते हैं। सेकेंड मॉडल है न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। ठीक है, एक ही अंतर है, फर्स्ट वाले में प्रोसेस नहीं लिखा है, इसमें प्रोसेस लिखा है। तो इट मींस नाउ द होल फोकस इज ऑन द प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बिगिंस विद द आइडिया जनरेशन। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आइडिया जनरेशन से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स और आइडिया इवैल्यूएशन। क्योंकि एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है या कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं कस्टमर्स की, और अगर हम इस आइडिया के साथ जाते हैं तो उस आइडिया को इवैल्यूएट करना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। पहले ये काम किया जाता है, इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आइडिया को इवैल्यूएट कीजिए। जब एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप डिजाइन पे काम करिए। देखिए पहले वाले से उल्टा चल रहा है, ये पहले एनालाइज किया है तब डिजाइन कर रहे हैं हम। डिजाइन ऑफ स्पेसिफिकेशंस। जब आपने आइडिया को इवैल्यूएट कर लिया कि ये आइडिया काम करेगा मार्केट में, तो अब उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिजाइन करिए। किस तरीके से देंगे, क्या देंगे, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, तो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद आप प्रिपरेशन करिए। आपने सोच लिया, सब तैयार कर लिया। नाउ यू नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपके लोग, पैसा, टेक्नोलॉजी, एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स यू नीड फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो वो रिसोर्स आप देख लीजिए कहाँ से आपको मिलेगा, प्रिपरेशन कर लीजिए उसकी। टेस्टिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया कि हमारी वो पर्टिकुलर सर्विस जो है वो सही से डेवलप हुई है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो क्या प्रॉब्लम एरियाज है और किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपने सारी टेस्ट कर ली है तो नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या सर्विस, राइट। तो फाइनली इट विल लॉन्चिंग इन द मार्केट। तो आप लॉन्च कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये कहता है न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। इसमें पूरी एक प्रोसेस बताई हुई है कि किन किन स्टेजेस या किन किन स्टेप्स से आप पर्टिकुलर सर्विस को डेवलप करेंगे। उसके बाद आता है द डबल डायमंड डिजाइन मॉडल। द डबल डायमंड डिजाइन मॉडल मतलब दो डायमंड का डायग्राम बनाया हुआ है इसमें। डिस्कवर एंड डिफाइन पहले डायमंड में लिखा हुआ है और डेवलप और डिलीवर दूसरे डायमंड में लिखा हुआ है। एवरी वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डी वर्ड। तो इसमें 4 फेजेस हैं। पहले फेज में हम क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। दूसरे फेज में हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को एनालाइज टू फाइंड द पॉसिबल सोल्यूशन। तीसरे फेज में हम सोल्यूशन को डेवलप कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। एंड इन द फाइनल फेज हम बेस्ट सर्विस को फाइनलाइज कर रहे हैं और उसको लॉन्च कर देंगे मार्केट में। तरीका वही है, बस शब्द बदले हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे। मतलब डिस्कवर करना मतलब कुछ नया लेके आइए पहले। डिफाइन करना मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करिए कि क्या पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नया कुछ डेवलप करिए, टेस्ट करिए और फिर मार्केट में डिलीवर कर दीजिए। तो ये कहता है आपका द डबल डायमंड डिजाइन मॉडल। सारे मॉडल्स के सोर्सेज मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो these three models have been developed to develop a very new service, right? So I hope ये clear हो गया होगा आपको। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ सर्विसेज रह गई हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक सर्विस से। इन सब सर्विसेज के नाम पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो बहुत शॉर्ट में हम इसको क्लियर करेंगे, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं ये। तो बेसिक सर्विस मींस वो कोर और मिनिमम सर्विस जो आपको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी, राइट। कोर या मिनिमम सर्विस। इट इज द फंडामेंटल रीजन व्हाई द कस्टमर परचेज द सर्विस। आप क्या दे रहे हैं, क्यों कस्टमर आपकी सर्विस को परचेज करे, एटलीस्ट एक मिनिमम रीजन आपको
देना पड़ेगा बाय द मीन्स ऑफ दिस सर्विस। इम्पॉर्टेंस क्या होती है बेसिक सर्विस की? फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द सर्विस ऑफर, बिकॉज कोर सर्विस है तो फाउंडेशन है ये आपके लिए। सेटिस्फाइज द प्राइमरी नीड ऑफ कस्टमर्स, बात करेंगे हम, बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड को आप सेटिस्फाई कर रहे हो। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंटर द मार्केट, कि आप कुछ अगर प्रोवाइड करोगे तभी आप मार्केट में एंट्री कर पाओगे। विदाउट बेसिक सर्विस नो अदर सर्विस एलिमेंट हैज वैल्यू। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर आप हेयर कट कराने जा रहे हो तो हेयर कट तो आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ भी एडिशनल दे दीजिए तो वो काम नहीं करेगा। तो एटलीस्ट देयर इज अ कोर और अ बेसिक सर्विस। एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। जैसे अगर होटल में बात करें तो एक रूम स्टे के लिए प्रोवाइड करना बेसिक सर्विस है। बैंकिंग की बात करें तो डिपॉजिट या मनी ट्रांसफर करना बैंकिंग का कोर सर्विस है। एजुकेशन में क्लासरूम टीचिंग देना कोर सर्विस है। तो एटलीस्ट बेसिक सर्विस मतलब एक कोर या मिनिमम सर्विस आप प्रोवाइड करिए सो दैट आप एक मेन नीड ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेड सर्विस की। एक्सपेक्टेड सर्विस रिफर्स टू द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सर्विस दैट कस्टमर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हाइल यूजिंग द सर्विस। अब मिनिमम सर्विस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सर्विस की बात हो रही है, जो कि कस्टमर आपसे नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इतनी लेवल ऑफ सर्विस तो उनको देंगे ही देंगे। These expectations are based on past experience, advertising, price and brand image. वो जो कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन बनाई है उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। हम बहुत बार इस चीज की बात कर चुके हैं, हम पर्टिकुलरली कस्टमर एक्सपेक्टेशन का टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। तो कस्टमर अपने एक्सपेक्टेशन को किसी बेस पे बनाता है, तो उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करना ये काम होता है एक्सपेक्टेड सर्विस का। क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सपेक्टेड सर्विसेज? हेल्प इन अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इट विल अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी क्रिएट होती है। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है वो कम आएंगी आपके पास, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। मीटिंग एक्सपेक्टेड सर्विस इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन द मार्केट। आपको कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को तो मीट करना ही पड़ेगा, तभी आपका सर्वाइवल मार्केट में हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्लीन होटल रूम्स एंड पोलाइट स्टाफ इन द होटल। ये बेसिक सर्विस नहीं है आपकी, पर अगर आपने रूम प्रोवाइड किया है तो वो साफ होना चाहिए और एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए होटल में। ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी तो आपने दे दी, पर ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होने चाहिए, क्विक रिस्पांस होना चाहिए बैंक की तरफ से। प्रॉपर स्टडी मटेरियल और पंक्चुअल क्लासेस होनी चाहिए। क्लास देना सफिशिएंट नहीं है, स्टडी मटेरियल के साथ दीजिए और पंक्चुअल क्लासेस लीजिए। ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाया 10 दिन नहीं पढ़ाया, है ना। तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, कोर से एडिशनल है ये, कि आपने एक मिनिमम लेवल तो दिया ही दिया, उसके साथ एड ऑन करके और उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए आप क्या दे पा रहे हो। फिर हम बात करते हैं ऑगमेंटेड सर्विसेज की। ऑगमेंटेड सर्विसेज मींस एडिशनल बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा फीचर्स provided beyond customer expectations to create better value and competitive advantage। अब आप कुछ एडिशनल बेनिफिट या एक्स्ट्रा फीचर्स दीजिए जिससे कि आप मतलब क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो, उन्होंने सोचा ना हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं एक अच्छी बेहतर वैल्यू क्रिएट करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए। अभी तक किसी ने नहीं दिया, आपने दिया, तो ऑब्वियसली इट विल गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी बढ़ाता है। डिफरेंशिएट्स द सर्विस फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली आपने कोई एडिशनल फीचर या एडिशनल बेनिफिट दिया है तो आपको वो बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग करेगा। इम्प्रूव्स ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड इमेज को और अच्छा करेगा। इनकरेजेस रिपीट परचेज एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि जब आप कुछ एडिशनल दे रहे हैं तो आपकी परचेजेस भी रिपीट होंगी और एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मार्केट में जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, फ्री वाईफाई एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इन होटल्स। पहला एग्जाम्पल हम होटल का दे रहे हैं।
तो हमने एक रूम दिया, वो बेसिक सर्विस थी। रूम के साथ रूम क्लीन कर दिया और एक अच्छा स्टाफ दे दिया, वो एक्सपेक्टेड सर्विस थी। पर फ्री का वाईफाई दे देना और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे देना, वो क्या है, वो ऑगमेंटेड सर्विस है, आपने कुछ एडिशनल ऐड कर दिया। ऐसे ही बैंक्स के केस में मोबाइल बैंकिंग एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देना। एजुकेशन के केस में ऑनलाइन क्लासेस एंड प्लेसमेंट सपोर्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये क्या है, ये ऑगमेंटेड सर्विस है जो कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। फिर फोर्थ जो सर्विस है वो है पोटेंशियल सर्विस। पोटेंशियल सर्विस refers to the future improvements and innovations that can be added to the service to attract and delight customers. Potential means जो हुआ नहीं होना है। तो पोटेंशियल सर्विसेज फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशंस को दिखाता है जो कि इन फ्यूचर ऐड की जा सकती है टू अट्रैक्ट एंड डिलाइट द कस्टमर्स। अभी ऐड की नहीं है, की जा सकती है। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इनकी इम्पोर्टेंस होती है अगर हम उसको ऐड कर दें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव रहती है मार्केट में। ये इनकरेज करता है इनोवेशन एंड ग्रोथ को कि कुछ नया करते रहिए, आपको ग्रोथ मिलेगी। इम्प्रूव लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को पता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो लगातार चेंजेस लाती है, चेंजेस के साथ साथ काम कर रही है, नई सर्विसेज ला रही है, तो ऑब्वियसली एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, तो सर्विसेज में भी कोई चेंज आया होगा। हेल्प्स इन मीटिंग चेंजिंग कस्टमर नीड्स, क्योंकि लगातार नया कुछ लेके आ रही है तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी अकॉर्डिंग द कस्टमर नीड्स। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड होटल सर्विसेज, आपने एआई ऐड कर दिया। एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग विद वर्चुअल असिस्टेंट्स, बहुत सारे बैंक्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम एंड एआई लर्निंग टूल्स इन एजुकेशन, ये आप एजुकेशन में ऐड कर सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी सर्विसेज और बेहतर हो जाएंगी। तो ये 4 कैटेगरीज थी हमारे पास सर्विसेज की, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल सर्विसेज। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म हो रहा है। अब हम मूव करते हैं बाकी टॉपिक्स की तरफ। हमारा सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड्स, डिमांड मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, ये तीनों ही इसी टॉपिक के अंदर आते हैं, सब हेडिंग्स। तो हम स्टार्ट करेंगे मेन पॉइंट से, सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये क्या चीज होती है, सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग सर्विस एक्टिविटीज to ensure that services are delivered efficiently and according to customer expectations। जैसे कि 2 वर्ड से मिलके बना है, सर्विस का मैनेजमेंट भी और कंट्रोल भी। तो क्या रेफर करेगा ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि दिखाता है प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, मॉनिटरिंग को एंड इम्प्रूविंग सर्विस एक्टिविटीज, क्या इंश्योर करने के लिए कि सर्विसेज जो है वो इफिशिएंटली और कस्टमर के नीड्स या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिलीवर हो जाए। It helps organizations maintain service quality, customer satisfaction and operational efficiency। क्योंकि हम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो किस किस पे ये काम करेगा, सर्विस क्वालिटी पे काम करेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करेगा एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम करेगा। तो जितना भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का आपने फंक्शन पढ़ा है, इट विल कवर अंडर द सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसके, टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर्स, maintain consistency in service delivery, to improve customer satisfaction, to reduce service failures and complaints, to manage resources effectively, to improve organizational performance। जब आप ये पॉइंट्स पढ़ रहे होगे तो आपको ये ना मैनेजमेंट, जो हम एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है कि मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे किया जा रहा है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सारे ऑब्जेक्टिव उसी से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंस, अगर आपने ये कर लिया, आपने सर्विसेज को प्रॉपरली मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया और एक सिस्टमैटिक मैनर से कस्टमर के पास पहुंचा दिया,
तो क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू अचीव कस्टमर लॉयल्टी, सर्विस की क्वालिटी एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बेहतर होगी बिकॉज आप इफिशिएंटली और कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग सर्विस डिलीवर कर रहे हो। आप कॉस्ट को और टाइम को कंट्रोल कर पाओगे बिकॉज कंट्रोलिंग पार्ट है उसका, सपोर्ट स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंपोनेंट्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो क्योंकि सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वो मिलके बना है सर्विस प्लानिंग से, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सुपरविजन, कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट, डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जब ये सारा काम आप एक साथ करोगे तभी आप एक बेहतर सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दे पाओगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे इन अ बैंक सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंक्लूड monitoring customer waiting time, handling complaints, training employees and ensuring smooth banking operations। बैंक में क्या करता है सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कस्टमर की वेटिंग टाइम को भी मॉनिटर कर रहा है, कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको भी हैंडल कर रहा है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा है लगातार और एक स्मूथ बैंकिंग ऑपरेशन बनाने में हेल्प कर रहा है। इन शॉर्ट ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप एक अच्छी सर्विस, एफिशिएंट सर्विस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कस्टमर को दे पा रहे हो। दैट इज अ सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड्स की, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है वो सर्विस स्टैंडर्ड्स जो कि कस्टमर डिफाइन कर रहा है, कस्टमर बता रहा है। तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं। Customer defined service standards are service standards based on customer expectations and requirement। ये सर्विस स्टैंडर्ड किस पे बेस्ड होते हैं, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है। These standards are set from of customers point of view rather than the company's point of view। ये स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए वो कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड्स है। They define the level of service customer expect regarding speed, accuracy, behavior, reliability and responsiveness। ये level of services मीन्स कि किस तरीके से सर्विसेज दी जानी चाहिए उसको डिफाइन कर रहे हैं। एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कितना रिलायबल सर्विस है वो, और रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है स्टाफ की। तो इन सारे पॉइंट्स में एक्सपेक्टेशन एक्चुअली है क्या कस्टमर की, ये सारी चीजें फॉर्म की जाती हैं एज अ सर्विस स्टैंडर्ड। तो इन शॉर्ट कस्टमर आपसे क्या चाह रहा है ये सोचते हुए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हुए हम सर्विस स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, राइट। इम्पोर्टेंस क्या होती है, अगर हम कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड्स बना दें तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर फोकस्ड सर्विस डिलीवरी देने के लिए, क्योंकि पूरा पूरा काम तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन पे कर रहे हैं हम, हेल्प मेजर सर्विस परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प कर रहा है, और कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी हमारे साथ बन रही है कि हमारा जो प्राइम फोकस है वो क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है इसकी, पहली चीज ये कस्टमर ओरिएंटेड है, पूरा काम तो उसी बेस पे हम कर रहे हैं। मेजरेबल है, आपने जो एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की मेजर की है उसके अकॉर्डिंग ही आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। क्लियर एंड रियलिस्टिक है कि अल्टीमेटली सर्विस प्रोवाइड किसको करनी है, कस्टमर को देनी है, तो उनके हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सर्विस स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा बजाय इसके कि हम अपने हिसाब से सर्विस दे दें। ये कस्टमर फीडबैक पे बेस्ड होता है, तो और आसान है मेरे लिए जानना कि कस्टमर मुझसे चाह क्या रहा है। एंड फोकस्ड ऑन सर्विस क्वालिटी,
कस्टमर जो है वो सर्विस क्वालिटी पे फोकस्ड रहता है, तो इसीलिए हमको भी उसी पे काम करना। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम इन सर्विस स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करते हैं। देन बेनिफिट्स, इससे क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है, कंप्लेंट्स रिड्यूस हो जाती हैं और एक स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप बन जाती है। तो आप देख रहे होंगे जब भी हम इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार आते हैं। बिकॉज आप ये ध्यान रखिए कि हम जितनी भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं या मॉडल्स देख रहे हैं, तो उसमें है क्या, एक्चुअली उसमें एक ही काम हमको करना है कि एक अच्छी बेहतर सर्विस जो है वो कस्टमर तक पहुंचानी है। तो जो पॉइंट्स होंगे वो रिपीटेटिव होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर क्वेरीज विद इन 5 मिनट्स, कस्टमर चाहता है कि 5 मिनट में आप मुझे आंसर करिए। फूड जो है आप 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर करिए ताकि वो गरम गरम खा सके। कंप्लेन उनकी 24 आवर्स में रिजॉल्व करिए। एक्यूरेट बिलिंग उनको दीजिए विदाउट एरर, सो दैट उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कस्टमर आपसे चाह रहा है, इसलिए आपने ये ऐसे सर्विस स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। A second topic under the service management and control is demand management. Demand management means, demand management refers to the process of forecasting, controlling and influencing customer demand for services to match the organization capacity and resources. दो चीज आप समझ लीजिए, किसी भी कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो डिमांड और सप्लाई भी सिक्के के दो पहलू हैं। एक चीज तो हो गई डिमांड, तो कस्टमर डिमांड को फोरकास्ट करना, कंट्रोल करना और इन्फ्लुएंस करना, और दूसरी साइड सप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी और रिसोर्सेज कितनी है उस पर्टिकुलर डिमांड की सप्लाई करने के लिए। तो इन दोनों को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, डिमांड मैनेजमेंट। क्योंकि सर्विसेज को जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिमांड मैनेजमेंट और केयरफुली करना चाहिए। बिकॉज कोई भी ऐसी चीज जो स्टोर नहीं की जा रही है वो कभी भी शॉर्टेज हो सकती है या कभी भी जिसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग हो सकती है ना। तो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है क्योंकि स्टोर नहीं की जा पा रही है। सर्विस प्रोवाइडर सेम समय पे सर्विस डिलीवर करता है, कस्टमर उसको रिसीव करता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ कस्टमर डिमांड फॉर सर्विसेज। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। डिमांड मैनेजमेंट किया क्यों जा रहा है, टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई की मैंने अभी बात की कि एक साइड है डिमांड और दूसरी साइड है सप्लाई। तो डिमांड को भी मैनेज करना है और सप्लाई को भी मैनेज करना है। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग और अंडर यूटिलाइजेशन। ओवर क्राउडिंग मीन्स सप्लाई ज्यादा हो गई, अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। टू इम्प्रूव सर्विस एफिशिएंसी, अगर आप ये बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो इट मीन्स आप एक अच्छी सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिमांड को मैनेज करने से आप बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, अपनी जो मार्केट में इमेज है उसको बेहतर कर पाएंगे, तो उससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आएगा। नाउ स्ट्रेटेजीज ऑफ डिमांड मैनेजमेंट। अब कुछ तो तरीके होते होंगे कि डिमांड को हम कैसे मैनेज करें, तो उसमें पहला तरीका है डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि आप डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करिए एट डिफरेंट टाइम्स डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ऑफ सीजन में होटल्स के रेट जो होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये डिमांड को बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि ऑफ सीजन में कोई भी जल्दी बुकिंग करता नहीं, तो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना है। दूसरा रिजर्वेशन सिस्टम, कस्टमर जो है वो सर्विसेज को एडवांस में बुक कर सके। ऐसा आप एयरलाइंस या मूवी टिकट में देखते हैं, एडवांस बुकिंग हो जाती है। प्रमोशनल एक्टिविटीज, स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट आप यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग लो पीरियड्स। ये तो आपने हर जगह देखा होगा कि वो टाइम जिस समय किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड नहीं होती, वहां पे डिस्काउंट्स या ऑफर्स लगा दिए जाते हैं। क्यू मैनेजमेंट, जो वेटिंग लाइंस हैं उसको आप इफेक्टिवली मैनेज करिए। जैसे बैंक्स में टोकन सिस्टम चलता है, लाइन सिस्टम चलता है, तो वेटिंग लाइंस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज,
आप एडिशनल सर्विसेज ऑफर करिए कस्टमर को इंगेज करने के लिए ड्यूरिंग वेटिंग टाइम। आप देखते होंगे कि जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी मैगजीन्स रखी होती हैं या बुक्स रखी होती हैं। तो वो किस लिए है? क्योंकि डॉक्टर के वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप बैठे हैं वेटिंग एरिया में तो आप उन बुक्स को या मैगजीन्स को पढ़ के या टीवी देख के अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस 5 तरीके से डिमांड मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है। देन डिमांड मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? ये वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, इंश्योर करता है बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प करता है मेंटेन सर्विस क्वालिटी, इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। तो अगेन मैंने लास्ट स्लाइड में भी ये बात की थी कि हम जितने इंपॉर्टेंस ये बेनिफिट के पॉइंट पढ़ेंगे वो घूम घूम के वही पॉइंट्स बार बार आएंगे, बिकॉज हम किसी भी टूल को इसलिए लगा रहे हैं कि हम अच्छी सर्विस टाइमली दे पाए। तो सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, वेटिंग टाइम को मैनेज करना, ये सब उसका पार्ट होंगे। अब डिमांड मैनेजमेंट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। रेस्टोरेंट जो है वो ऑफर करते हैं डिस्काउंट ड्यूरिंग आफ्टरनून आवर्स, बिकॉज उस समय उनको कस्टमर डिमांड को बढ़ाना होता है, क्योंकि वो नॉन पीक पीरियड्स होता है। उस समय ऑलमोस्ट ऑफिस वाले ऑफिस में होते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल्स में होते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो दिन आफ्टरनून में फ्री होते हैं। वो नॉन पीक आवर्स या नॉन पीक पीरियड्स वो लोग बोलते हैं इसको। तो उस टाइम पे अगर वो ऑफर्स चलाएंगे तो वो लोग जो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में फ्री होंगे वो क्या करेंगे? वो उन रेस्टोरेंट्स के ऑफर्स को यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर ऑफर रेस्टोरेंट्स चलाते हैं टू मैनेज देयर डिमांड। थर्ड टॉपिक है अंडर द सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कैपेसिटी मैनेजमेंट। Capacity management refers to the process of ensuring that an organization has sufficient resources, employees, technology and infrastructure to meet customer demand effectively. अब कैपेसिटी मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिससे इंश्योर क्या किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो टू मीट द कस्टमर डिमांड। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली रिसोर्सेज हैं जिससे हम डिमांड को कैटर कर पाए। इट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग सर्विस कैपेसिटी विद कस्टमर डिमांड। आ गई बात कि ये किस पे फोकस करता है? बैलेंस करने पे सर्विस कैपेसिटी को विद कस्टमर डिमांड। मतलब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना के चलेंगे तो टाइमली सारी चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। अब हम कैपेसिटी मैनेजमेंट करते क्यों है? क्या ऑब्जेक्टिव्स है मेरे? टू प्रोवाइड स्मूथ सर्विस डिलीवरी। मैंने कहा था कि ये सर्विस सप्लाई साइड की बात है, तो हम स्मूथ सर्विस डिलीवरी दे पाए। टू अवॉइड एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी, ज़्यादा भी ना हो और शॉर्टेज भी ना हो कैपेसिटी की, बिकॉज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली मेरे कॉस्ट टाइम ज़्यादा लग रहा है, और कम हो जाएगी तो मैं कस्टमर की डिमांड को मीट आउट नहीं कर पाऊंगी। टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव की जाती है। टू रिड्यूस सर्विस डिलेज, डिलेज तो होंगे नहीं बिकॉज आप मेंटेन कर रहे हो बैलेंस, तो डिलेज नहीं आएंगे, सर्विस आप स्मूथली प्रोवाइड कर पाओगे। कैपेसिटी मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप अपनाते हो? पहला, एडजस्टिंग वर्क फोर्स। आप जैसे टेम्पररी एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हायर कर लेते हो पीक पीरियड्स पे, बिकॉज हो सकता है कि उस समय आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज उतना आउटपुट ना दे पाए जितना आपको डिमांड को मीट आउट करने के लिए नेसेसरी है। देन क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मल्टीपल टास्क के लिए ट्रेन कीजिए, जब जो जरूरत हो वो काम वो कर पाए। यूजिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है आपकी सर्विस कैपेसिटी को, तो प्रॉपर मैनुअल ना जाके आप टेक्नोलॉजी ब्लेंड भी यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप बिजी पीरियड्स में जो है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं सर्विस आवर्स को, सो दैट आप डिमांड को मीट आउट कर पाए। शेयर्ड कैपेसिटी, आप कॉमन रिसोर्सेज डिफरेंट सर्विसेज के लिए शेयर कर सकते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा है तो हम बाकी सर्विसेज के भी रिसोर्सेज को शेयर कर लें। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू बस ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है
कि हमारी सप्लाई जो हो उसमें कोई कमी ना आए। इंपॉर्टेंस, कैपेसिटी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? रिड्यूस सर्विस डिले, ऑब्वियसली सप्लाई साइड आप मेंटेन कर रहे हो तो डिलेज नहीं होंगे। इम्प्रूव्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप क्या कर रहे हो, उनको आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो सप्लाई देने के लिए, तो उससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी आप अच्छा कर रहे हो। मेंटेन सर्विस क्वालिटी, आपने सर्विस क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहांस हो जा रहा है इससे, बिकॉज आप एबल हो डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने के लिए, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है। सॉरी, एग्जाम्पल लेते हैं हम कैपेसिटी मैनेजमेंट का। जैसे बैंक्स क्या करती है, बैंक्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्विस काउंटर्स ड्यूरिंग सैलरी डेज टू मैनेज हायर कस्टमर ट्रैफिक। वो जो है वो काउंटर्स को बढ़ा देते हैं ड्यूरिंग द सैलरी टाइम, बिकॉज उस समय उनका जो है सर्विस जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको ज्यादा एम्प्लॉय हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज टू मैनेज द सप्लाई साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन टोटल अगर हम बात करें तो सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंट एंड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस डिलीवर करने के लिए, जिसमें कि कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड फोकस कर रहे हैं ऑन मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जबकि डिमांड मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट किस पे हेल्प कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैलेंस बना पाए किसके बीच में, कस्टमर डिमांड और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके बीच में। तो सर्विस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का जो पूरा काम है वो यही है कि इफिशिएंट और कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करना। आई होप जो यूनिट 2 है आपकी वो प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई पॉइंट छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारी यूनिट्स बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ फास्ट कवर करने की, तो कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।